हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, है ना, अम्ल, क्षार और लवण। तो इसमें सारा चैप्टर आज वन शॉट है, वन शॉट में ही ये चैप्टर पूरा खत्म होगा। तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। 40 पीडीएफ का ये नोट्स है ना, जिसमें पूरा का पूरा डिटेल में रहेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे, समीकरण रहेंगे और परीक्षा उपयोगी व्याख्याएं रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं, एसिड क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे अम्ल के बारे में। तो आप लोगों को पढ़ाए थे कि अम्ल के बारे में आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा है कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे, आर्हीनियस ने क्या कहा था कि अम्ल वे होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो अम्ल की परिभाषा में हम लोगों को यही बताना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा HCl, HNO3 कामा करके लिखा है HNO3। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इनको जब आप ब्रेक करोगे ना तो HCl को जब आप तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा, H+ और Cl- में, H+ और Cl- में। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, चूंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, एसिड कहा जाएगा। तो एसिड भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आगे चल के हम इसी पे डिस्कशन करेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे एसिड हमारा शुरुआत होता है कि एसिड क्या होता है डिटेल में, कि एसिड किससे उत्पन्न कहाँ से हुई है ना, सारी बातें इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि एसिड जो है अंग्रेजी की एक भाषा है ना, जिसको लैटिन में हम लोग एसिडस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडस। एसिडस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। ठीक है, तो ये जो खट्टा शब्द है ये किसके लिए यूज किया गया, एसिड के लिए यूज किया गया। और ये किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से इसका इस्तेमाल किया गया खट्टे के लिए। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने कहा नींबू, हमने क्या कहा, नींबू, इमली, है ना, सिरका या संतरा, ये सब आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं एप्पल भी थोड़ा सा खट्टापन होता है, एप्पल में भी खट्टापन होता है ना। या फिर आप नाशपाती देखे होंगे, तमाम ऐसी चीजें आप देखेंगे जो स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होंगे। लेकिन केमिस्ट्री ये कहती है कि आपको स्वाद लेके नहीं बताना है, आपको स्वाद लेके नहीं बताना है, क्योंकि आपको पता होगा तेजाब होता है, जो तेजाब, तेजाब भी हमारा क्या, एक प्रकार का एसिड ही है। और अगर इसका आप स्वाद लेने लगे तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका स्वाद फिर स्वाद में बदल जाएगा। ठीक है, फिर लोग भोज खाने आएंगे आपका, फिर आपके खाने का स्वाद लेंगे। तो इसलिए इसको आपको क्या बताना है, एसिड के बारे में आपको स्वाद लेके नहीं बतानी है ना। उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग सूचक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लिटमस पेपर हो गया, फिनाप्थलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, इन सब का हम लोग उपयोग करेंगे। तो हमारा सबसे पहला बात आप समझ गए कि एसिड किससे बना है, एसिडस से। किससे, एसिडस से। एसिडस का अर्थ है खट्टा, एसिडस का अर्थ है खट्टा। जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, सिरका हो गया, संतरा हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि हम इसको स्वाद से तो बता नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग सूचक का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, सूचक का। देखिए बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें। सूचक क्या करेगा, वो अम्ल को, है ना, सूचक क्या करेगा, इसके लिए हम लिटमस पेपर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर यूज करेंगे। ये लिटमस पेपर क्या करेगा, ये जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एसिड क्या करता है, नीला, अगर आप लिटमस पेपर नीला यूज करेंगे तो उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो हम पहचान जाएंगे कि अच्छा ये एसिड है। जैसे नींबू को मैंने उस पर गारा, है ना, उस पर उसको निचोड़ा, तो ऐसे में क्या होगा कि जो एसिड है वो क्या करेगा, उस लिटमस पेपर को रेड कर देगा। क्या कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, आ नीला, आ नीला, अनिल से याद कर सकते हैं या जैसे भी करके आ नीला। आ नीला का मतलब क्या, कि आ माने अम्ल, आ मीन्स अम्ल, है ना, और नी मीन्स नीला, और ला मीन्स लाल। मतलब अम्ल क्या करेगा, नीले से लाल कर देगा, नीले से लाल कर देगा लिटमस पेपर को। लिटमस पेपर को याद हो जाएगा कि क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है, जब बाद में आगे हम लोग फ्यूचर में पढ़ाई करते हैं या रिवीजन करते हैं, तो जब पेपर में बैठते हैं ना तो वहां पे बहुत ज्यादा डाउट होता है।
तो डाउट के केस में ये भूल जाता है कि एसिड लाल से नीला करेगा कि नीला से लाल करेगा, है ना। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई, और ट्रिक कौन सा है? आ नीला। आ नीला का मतलब आ माने अम्ल, नी मीन्स नीला, और ला मीन्स लाल, माने नीले से लाल। समझ गए? और क्या होता है कि संक्षारक प्रकृति क्या होती है कि सांद्र खनिज अम्ल जो होते हैं, यानी त्वचा हो गई, लकड़ी हो गई, धातु हो गई, उसको जलाकर संक्षारित कर देता है। जलाकर संक्षारित का मतलब मैंने पहले भी बताया कि अगर एसिड को आपके त्वचा पे फेंक दिया जाए तो आपका त्वचा जल जाएगा, आपका त्वचा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो एसिड का इस्तेमाल हम लोग त्वचा हो गया, लकड़ी हो गया, धातु हो गया, कपड़ा हो गया, इसको जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। किसी के ऊपर अगर आपने फेंक दिया तो ऐसे केस में क्या होगा? वो उसका शरीर जल जाएगा, है ना, उसकी त्वचा जो होगी वो जल जाएगी। इसके बाद इसमें विद्युत का चालन होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। क्यों होता है? इसमें विद्युत का चालन हो सकता है। देखिए लक्षण भी हो गया उसका, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसके बाद ये संक्षारित होते हैं, संक्षारक की तरह काम करते हैं, यानी त्वचा को, कपड़े को, लकड़ी को, इन सबको जला देते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया? ये विद्युत का चालन करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत का चालन करेंगे, यानी इसमें से विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है। इतनी बात अम्ल के बारे में होगी। इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। आर्हेनियस ने क्या कहा? अब जो ये तो बात हो गई कि सामान्य गुणधर्म ना, कि ये स्वाद में खट्टे हो गए, ये सारी बातें। लेकिन अगर केमिकली देखा जाए तो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे। कौन? आर्हेनियस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन, H+ देते हैं। इन्होंने कहा कि जो एसिड होते हैं वो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे जैसे मैंने क्या कहा था कि अभी आप जब HCl लेंगे, HCl को जब आप ब्रेक करेंगे ऐसे करके, तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या दे रहा है? H+ दे रहा है। ऐसे HNO3 क्या करेंगे? HNO3 में आप देखेंगे कि HNO3 H+ और NO3 में ब्रेक हो जाएगा। NO3- में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी हाइड्रोजन दे रहा है ना। ऐसे आप H2SO4 को भी तोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड भी 2H+ और SO4- में ब्रेक हो जाएगा। तो आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल वह पदार्थ, यही परिभाषा हमको लिखना भी है बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड परीक्षा में इसी परिभाषा को आप लोग यूज भी करेंगे कि आर्हेनियस ने क्या कहा? कि आर्हेनियस ने कहा वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अम्ल। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन का मतलब हो गया कि H3O+, H3O+, यानी अगर आप जल में इन्हें डाल देंगे, जैसे वाटर है, H+ है, और इसको आपने वाटर में डाल दिया, तो ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन, जो एसिडिक होगा। जो क्या होगा? एसिडिक होगा। जैसे देखा, H+ + H2O हाइड्रोनियम आयन बना दिया गया, है ना। क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, तो जान लीजिए एसिडिक नेचर का ये लक्षण है। जैसे आप एसिड को आप पानी में डालोगे, मैं एसिड की बात कर रहा हूं कि एसिड को जैसे आप पानी में डालोगे, वो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इसका नाम क्या है? H3O+ का नाम क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन होगा। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए ध्यान से, है ना। तो दो बातें थी। आर्हेनियस का एक परिभाषा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इन्होंने बताया कि अगर आप एसिड को जल में डालोगे या जल में आप उसको डिजोल्व करेंगे, तो ऐसे में वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ सोर्स हैं, ये आपको याद करने हैं, किसी भी कीमत पर ये आपको याद ही होने चाहिए, है ना, क्योंकि इससे मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। पीडीएफ आप लोगों को दिख रहा है, इसी पीडीएफ को आपको याद कर लेना है ना। जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक एसिड। विनेगर जिसको कहते हैं आप लोग, सिरका में जो चाउमीन वाउमीन में भी डाला जाता है, आप लोग चाव से खाते हैं, वो क्या है? वो एसिटिक एसिड है। वो क्या है? एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होगा? CH3COOH। ठीक है। फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल नाम याद करने की जरूरत है।
इसका केवल नाम याद करने की आपको जरूरत है, ठीक है, क्योंकि नाम ही आपसे पूछा जाएगा हाई स्कूल के लेवल पे, तो नाम याद होना चाहिए। संतरा एवं नींबू में क्या पाया जाएगा? संतरा और नींबू में पाया जाएगा सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड। नाम याद रहेगा, संतरा और नींबू में क्या पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। इमली हो गया या कच्चा आम बड़ा खट्टा लगता है ना, दांत वात खाने लगते हैं तो पानी निकलने लगता है, खा हो रहा है और लार हमसे टपक रहा है, सही है कि नहीं सही है? इमली खा रहा है कोई, कोई कितना भी रोक ले, यहां तक कि आप कोई इमली खाते हुए वीडियो भी देख लेंगे तब भी आपका लार निकलने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी एसिडिटी ही ऐसी लगती है ना, उसको जब आप खाए रहते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, उसकी जो खट्टापन है बहुत ज्यादा होता है ना, तो इसकी वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि इमली हो गया या कच्चा आम हो गया, उसमें पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। क्या पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद टमाटर, टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। याद हो जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। खट्टा दूध, इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे हम। खट्टा दूध या दही, आपसे पूछ ले कोई दही या खट्टा दही या सॉरी खट्टा दूध या दही में आपको क्या पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो फट जाता है ना, वो खट्टापन आ जाता है उसमें, तो उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद चींटी और नेटल के डंक मैंने आपको लिखा रखा था, आपको याद हो तो बहुत पहले मैंने बता रखा था कि चींटी के डंक में या नेटल के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड, जिसका नाम है फार्मिक अम्ल, जिसका एक नाम और क्या है? फार्मिक अम्ल भी नाम है इसका, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, सिरके में पाया जाता है एस्टिक अम्ल, एस्टिक एसिड। विकल्प में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा सकते हैं आप, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। फिर संतरा और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ऐसे इमली और कच्चे आम में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड, है ना। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, और खट्टा दूध और दही, जो भी खट्टापन है दूध दही, उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। इसी प्रकार आप देखेंगे चींटी और नेटल के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नोट डाउन नहीं किए हैं तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, 1 सेकंड के अंदर इसको नोट डाउन कर लीजिए। नहीं, इसका पीडीएफ मैं भी आपको दे दूंगा, है ना, आप इसको घर पे जाके इसको नोट कर सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा और आप वहां पे जाके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। समझ में आया? ये सारी बातें आपको याद रखनी है, सारी बातें याद करने वाली चीजें हमेशा काम में आने वाली हैं, ठीक है। तो ये बात आप, ये एस्टिक एसिड और फार्मिक एसिड के बारे में आगे चौथे चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भी, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें 2 चीजें हैं, चींटी के डंक और नेटल का प्लांट। नेटल का प्लांट आपने देखा होगा, उसका अगर जो वो होता है, पत्ती होती है, वो भी टच में आ जाती है तो आपके शरीर पे जो है खुजलाहट आने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटल का प्लांट, है ना। तो इतनी बातें थी, इससे आगे बढ़ते हैं, जो बचेगा अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आ जाइए, है ना, खनिज अम्ल या सांद्र अम्ल। खनिज अम्ल किसे कहते हैं? देखिए अभी एसिड के बारे में ही बात चल रही है, एसिड के बारे में बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं। अभी आप पढ़ेंगे खनिज अम्ल के बारे में या अकार्बनिक अम्ल के बारे में, ठीक है। खनिज अम्ल क्या होता है? खनिज का मतलब समझते हैं ना, मिनरल्स जो धरती में भी पाए जा सकते हैं, एक तरीके से ये देखा जाए। और सांद्रता के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया, इसके कंसंट्रेशन के आधार पर अम्ल को कितने भागों में बांटा गया। हो सकता है विकल्प में आपसे पूछा भी जाए, है ना। ये सब विकल्प की बातें, ये सब थ्योरी में नहीं पूछी जाएंगी, ये बहुत स्टार वाली बातें नहीं है। तो क्या है कि मैंने क्या बताया, खनिज का मतलब कि जो धरती से खोद कर निकाला जाए, है ना। तो भूपर्पटी के खनिजों में निर्मित अम्लों के अकार्बनिक अम्ल तो हम लोग क्या कहेंगे? अकार्बनिक एसिड कहेंगे, जो भूपर्पटी से खींच के निकाला जाएगा, है ना, भूपर्पटी से खोद कर निकाला जाएगा, उस खनिज से निर्मित अम्लों को हम लोग क्या कहेंगे? अकार्बनिक अम्ल कहेंगे। ये अत्यंत प्रबल एवं संक्षारक होते हैं, मतलब ये ऐसे अम्ल होते हैं जो अगर आपके त्वचा पर फेंक दिया जाए तो आपका त्वचा तुरंत के तुरंत जल जाएगा। यहां तक कि ऐसे भी एसिड हैं कि आपके पूरे शरीर की हड्डी को भी गला के खत्म कर देंगे, पूरे शरीर की हड्डी को भी गला के खत्म कर देंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा संक्षारित होते हैं। संक्षारित का मतलब कि ये त्वचा को बहुत ज्यादा संक्षारित कहते हैं, और इन्हें रसायनों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स, है ना।
किंग ऑफ केमिकल्स। अगर आपसे कोई पूछे किंग ऑफ केमिकल क्या है, तो आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जिनका फार्मूला होता है HCl, इसका फार्मूला होता है H2SO4 और इसका फार्मूला होता है HNO3। ये हैं अम्लों के राजा। ये कौन है? अम्लों के राजा, इन्हें अम्लराज भी कहते हैं। अगर हमने HCl और HNO3 का एक मिश्रण बना दिया है ना, तो इसको बोला जाता है अम्लराज। इस बात को भी आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं कि इन दोनों के मिश्रण को बहुत तगड़ा ये जो है एसिड बनाते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक एसिड का निर्माण करते हैं। तो HCl और HNO3 को हम लोग अम्लराज कहते हैं। ठीक है, तो अकार्बनिक एसिड समझ में आया कि जो भूपर्पटी से निकाले गए खनिज हैं, अगर उनसे आप अम्ल का निर्माण करते हो तो वो बहुत ही संक्षारित होते हैं, हमारे त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और बहुत ही प्रबल होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसमें HCl और HNO3 को मिलाने पर अम्लराज का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब सांद्रता के आधार पर जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया कंसंट्रेटेड सांद्र अम्ल, एक हो गया तनु अम्ल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैंने सांद्र बोला ना, तो एक बात आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए, सांद्र और तनु के बारे में पूरी बात आपको पता चल जाएगी। आपने एक चाशनी देखा है, चाशनी, और आपने एक देखा होगा शरबत। चाशनी और शरबत में दो चीजें में अंतर है। चाशनी में चीनी ज्यादा होता है, पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है, और शरबत में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, चीनी की मात्रा कम होती है। तो जिसमें भी, चूंकि चीनी और पानी के घोल में पानी हमारा विलायक होता है, घोलने का काम करता है, और चीनी हमारा विलय होता है, घुलने का काम करता है। तो जो घुलने वाला उसकी मात्रा अगर ज्यादा है, जो घुलने वाला है उसकी मात्रा ज्यादा है, तो उसे सांद्र विलयन कहेंगे या सांद्र अम्ल कहेंगे। अब अम्ल के बारे में देखा जाएगा कि जल कम होना चाहिए, एसिड ज्यादा होना चाहिए, है ना। देखिए, जिसमें जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो। मैंने क्या बताया कि जैसे आप चीनी अगर बढ़ा दिए, पानी आपने कम कर दिया, तो ऐसे में सांद्र बनाएगा। क्या बनाएगा? सांद्र बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जब सांद्र अम्ल देखेंगे तो हम सीधा कहेंगे कि पानी में अम्ल की मात्रा अगर ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। लेकिन अगर अम्ल जो है आपका कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी आप उसमें धीरे धीरे मिला रहे हैं, धीरे धीरे मिला रहे हैं, पानी की मात्रा ज्यादा हो जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तनु अम्ल। उसको क्या कहेंगे? तनु अम्ल, जिसमें जल की मात्रा अत्यधिक तथा अम्ल की मात्रा कम होती है। अम्ल की मात्रा कम होती है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, एसिड में पानी कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलाया जाता कि बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाया जाए, है ना। कभी भी आपको एसिड में या एसिड को पानी में डालना या पानी में एसिड डालना, तो बहुत ज्यादा मात्रा में मत डालिए, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आप एसिड को डालेंगे। तो ऐसे में सावधानी रहेगी, उसमें कोई प्रकार का हानि आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इतनी बातें तो एसिड के बारे में हो गई। अब आगे चलते हैं। अब हमारा एक और एसिड आ गया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अभी मैंने क्या बताया? जो खनिज से निकाले गए अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया कि खनिज से बनाए गए जो भी पदार्थ होते हैं उनसे अगर हमने अम्ल का निर्माण किया, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, है ना, तो वो प्रबल अम्ल होते हैं। लेकिन और क्या डिफिनेशन है? जैसे अगर कोई बहुत आसानी से हाइड्रोजन दे देता है और कोई बहुत कठिनाई से हाइड्रोजन आयन देता है, तो जो कठिनाई से देगा, जो आसानी से देगा, उसको तो हम लोग प्रबल कहेंगे, क्योंकि बड़े आसानी से अम्ल दे रहा है, H+ दे रहा है। ये बहुत कठिनाई से दे रहा है ना, तो अगर कठिनाई से देगा तो उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे, और जो बहुत आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे देखिए, दो तरीके से आप बता सकते हैं कि वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनिक हो जाते हैं, है ना, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अधिक मात्रा में या आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, है ना, नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया। ये सब एसिड जो होते हैं, ये सब जो होते हैं, ये सब हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल में, वाटर में बहुत इजीली हाइड्रोजन आयन दे देते हैं और 100% पानी में ये विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दुर्बल का मतलब क्या कि ये पूर्ण रूप से पानी में नहीं घुलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रबल अम्ल क्या है,
तो आप कहोगे सर ये पूर्ण रूप से पानी में घुल जाते हैं और बड़े आसानी से हाइड्रोजन आयन देते हैं, इजिली हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। मैं कहूं दुर्बल अम्ल क्या है, तो आप कहोगे सर दुर्बल अम्ल वह अम्ल होते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुलते ही नहीं है, यानी आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा, दुर्बल अम्ल कहा जाएगा। जैसे एस्टिक एसिड, जैसे क्या हो गया, एस्टिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, है ना। ऐसे कार्बोनिक अम्ल आता है, ऐसे कार्बोनिक अम्ल आता है, तमाम प्रकार के एसिड हैं। कार्बोनिक में एक टाइप नहीं आते, बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। ऐसे एस्टिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया, मेथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आपके ऐसे हैं जो आपको याद रखना है कि प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। जो आसानी से हाइड्रोजन आयन देंगे वो प्रबल एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जो आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे या 100% पानी में नहीं घुलेंगे वो वीक एसिड होंगे। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई, अगर आपने पानी में इसको डाला है ना हाइड्रोजन को, या जैसे मान लीजिए मैं दो एग्जांपल आपको बता रहा हूं, एक HNO3, एक H2SO4, एक H3PO4, ये तीनों एसिड हैं, ये तीनों क्या हैं, एसिड हैं, लेकिन इसमें में से ये एक हाइड्रोजन आयन देगा, ये दो हाइड्रोजन आयन देगा, ये तीन हाइड्रोजन आयन देगा, ये तीन हाइड्रोजन आयन देगा। देखिए अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, मैंने अभी तक एसिड के बारे में पढ़ाया, मैंने खनिज अम्ल के बारे में पढ़ाया, मैंने प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ाया, दुर्बल अम्ल पढ़ाया, सांद्र अम्ल पढ़ाया, तनु अम्ल पढ़ाया, है ना। लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन दिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि जो चीजें आपके काम की है सारी चीजें आप पढ़िए, है ना। और जो दो हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन दे रहा है, एक दो हाइड्रोजन दे रहा है, एक तीन हाइड्रोजन दे रहा है। अगर कोई अम्ल अपने जलीय विलयन में एक हाइड्रोजन आयन देगा, एक H+ आयन देगा, तो उसको बोलेंगे एक भास्मिक अम्ल, एक भास्मिक अम्ल। अगर उसने दो हाइड्रोजन आयन दिया, दो क्या दिया, हाइड्रोजन आयन दिया, तो उसको द्विभास्मिक कहेंगे। बहुत आसान है ये सारी चीजें। अगर तीन हाइड्रोजन आयन दिया तो उसको त्रिभास्मिक अम्ल कहेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें क्या बताया, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें क्या बताया, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या बताया, फास्फिक अम्ल, है ना, H3PO4। क्या आपको याद हो जाएगा, एक हाइड्रोजन देगा तो एक भास्मिक, मान लीजिए कहीं विकल्प में बना ही दिया जाए तो आप क्या करेंगे, पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अम्ल जो एक भास्मिक है या द्विभास्मिक है या त्रिभास्मिक है। तो इसमें आप हाइड्रोजन चेक करो, केवल 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 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन था ना एक भास्मिक, दो हाइड्रोजन था ना द्विभास्मिक, तीन हाइड्रोजन था त्रिभास्मिक। ऐसे करके हमें एक भास्मिक, द्विभास्मिक और त्रिभास्मिक अम्ल के बारे में बताना है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई। तो हम लोग ये चीजें बता सकते हैं कि जो जल में एक हाइड्रोजन देंगे उनको एक भास्मिक कहेंगे, दो हाइड्रोजन देंगे उनको द्विभास्मिक कहेंगे, जो तीन हाइड्रोजन देंगे उनको त्रिभास्मिक कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अब ये चीज आप पढ़े थे, यहीं से हम लोगों का मेन चीज स्टार्ट होता है। आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है और इस पे स्टार भी आपको लगाना है, और इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ काफी, ऑफलाइन की क्लास में चल चुका है, ऑनलाइन नहीं चला है, ऑफलाइन ये पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाया जा चुका है, ऑनलाइन नहीं चला है। तो इसमें दो चीजें हैं, है ना। एक रासायनिक अपक्रिया है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा धातुओं के साथ अपक्रिया, अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया, अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और इसके लिए मैंने एक सीरीज बताई थी, लोगों के बांसुरी का नाम मगधीरा अली मान जानकर फिर सीडी को नहीं सुना प्रभु क्यों मरकरी आगे आके पिटा। ये आपको मैंने बताया था, और इसके हिसाब से मैंने बताया था कि कौन किसको हटा सकता है और कौन किसको नहीं हटा सकता है ना। ये वाली सीरीज मैंने आपको रटा रखी है। तो रासायनिक अपक्रिया के आधार पर जब आप लोग अम्ल और धातु की अपक्रिया करवाओगे, जैसे मैंने क्या कहा, रिवाइज चल रहा है आप लोगों का, एसिड की क्रिया आपने करा दी, HCl की क्रिया करा दी सोडियम के साथ, सोडियम हटा सकता है हाइड्रोजन को, इजीली हटा सकता है। तो क्या होगा, होगा क्या, इसके 2 मोल आपको लेने पड़ेंगे, इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, हाइड्रोजन यहाँ, सोडियम यहाँ से आएगा, इसको हटा के NaCl बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, निकाल देगा। अच्छा NCERT में इसका परीक्षण भी है, इसका टेस्ट भी है, आपके लिखा हुआ NCERT के बुक में,
लेकिन आप लोगों ने न कभी दिया होगा ना टीचर ने कभी बताया ही होगा। ये टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराई जाती है, किसी भी धातु के साथ कराई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। इस अपक्रिया को आप नहीं करा सकते, ये अपक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। ये मैं विस्थापन अपक्रिया में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, द्विविस्थापन में भी ये चीज मैं बता चुका हूँ। विस्थापन अपक्रिया जब पढ़ाया था, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइड्रोजन इसको आके हटा नहीं सकता, तो ये अपक्रिया होगी ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसी अपक्रिया को ऐसे कर दूं CuSO4 प्लस H2, तो अपक्रिया हो जाएगी। लेकिन ये अपक्रिया धातु के साथ अपक्रिया नहीं है। हमें ऐसी यहाँ ऐसी चीज लेनी चाहिए थी जो हाइड्रोजन को हटा सके। तो इसकी जगह पे हम लोग ले लेंगे Zn। क्या ले लेंगे? Zn। तो Zn क्या करेगा? ZnSO4 प्लस H2 बना लेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो सीधी सीधी सी बात है, याद रखिएगा कि जब भी अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराई जाएगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ये विकल्प में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अपक्रिया अम्ल के साथ किसके साथ अपक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है? धातु, आधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा जाना चाहिए? धातु के साथ। धातु के साथ जैसे ही आप अपक्रिया कराएंगे ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अगर आप हाइड्रोजन गैस की जांच भी करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परख नली में निकलने वाली गैस के समीप कोई परख नली लीजिए, है ना, जिसमें आप लोग क्या डालिए? अम्ल डालिए और सोडियम डाल दीजिए, या कोई ऐसी धातु डाल दीजिए इसमें, है ना। तो उसके पास अगर कोई जो भाप निकलेगा जब आप उसमें डालेंगे, तो उस जलती हुई मोमबत्ती तीली ले जाई जाती है, तो पॉप साउंड का आवाज, जैसे पीप, जैसे आप लोग वो नहीं बताते हैं मोटरसाइकिल की आवाज, वैसे पीप की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? और वो कौन सी आवाज रहती है? वो हाइड्रोजन गैस की आवाज रहती है। किसकी? हाइड्रोजन गैस की। अब इसका परीक्षण किया जाए तो कुछ समझ में आए। अब ऐसे तो समझ में आता नहीं है। सोडियम लाया जाए या जिंक लाया जाए, जिंक के छोटे छोटे चूर्ण मिल जाते हैं मार्केट में, है ना, एसिड मिल ही जाता है मार्केट में, उसमें डालेंगे, फिर मोमबत्ती या ऐसी चीजों को लगाएंगे तो ऐसे ज्वाला के साथ आवाज निकलेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा, तो लगेगा कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है कि नहीं है, और ये एसिड है। ठीक है, तो पहली अपक्रिया थी धातु के साथ अपक्रिया। आई होप आपके समझ में आया हो कि धातु की जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस। समझना है खाली कायदे से, कायदे को अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अब आता है धातु कार्बोनेट और बाई, ये सब पढ़ा चुके हैं, ये सब नोट्स आप बना चुके हैं। धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, किसका? अम्ल का धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करने पर क्या होगा, तो उसको भी समझ लीजिए। और याद होना चाहिए कि जब भी मैंने अम्ल की क्रिया किसके साथ कराई थी? बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ, तो हमारा क्या बन रहा था? वहां पे लवण बन रहा था, जल बन रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही थी। क्या मुक्त हो रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही थी। ठीक है, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। आप ये को याद हो पाएगा कि नहीं याद हो पाएगा? जब भी अम्ल की क्रिया कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ कराया जाता है, कार्बोनेट का क्या सेंस है? जैसे मैंने कहा Na2CO3, ये होता है हमारा कार्बोनेट। CaCO3 ये हमारा होता है कार्बोनेट। CO3 जहां रहता है उसको कार्बोनेट कहते हैं। बाई कार्बोनेट का क्या मतलब हो गया? बाई कार्बोनेट का मतलब इसी में एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। इसी में क्या ऐड कर दीजिए? हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। अगर HCO3 कहीं लिखा है और इसके ऊपर एक ही माइनस होता है, इसके ऊपर CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बाई कार्बोनेट। तो जब भी धातु की अपक्रिया एसिड की अपक्रिया, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया HCl की अपक्रिया करा दी बाई कार्बोनेट के साथ। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? कार्बोनेट, इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। जिसके साथ लगा होगा उसका नाम उसी के साथ हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो जब आप सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो आगे चल के इसी अपक्रिया को कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमने क्या बताया, कार्बन लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होगी और हाइड्रोजन बाहर होगा, जल बाहर होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो सोडियम वो Cl के साथ जुड़ जाएगा तो बनाएगा NaCl, प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा, प्लस हमारा वाटर मुक्त होगा, जल मुक्त होगा।
है ना। अब इसमें आपको देखना है बैलेंस क्या नहीं है। मुझे तो लगता है कि सब कुछ बैलेंस है, बस इसके सामने यहाँ 2 करके और यहाँ 2 कर दिया जाए तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। बोलिए। इसी प्रकार अगर इसी की मैं यहाँ एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले आऊं, आप यहाँ H2SO4 भी ले सकते हैं, आप यहाँ HNO3 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं बाइकार्बोनेट ले लूं, जैसे मान लीजिए मैं चेंज कर देता हूं, H2SO4 ले लिया, ठीक है, इसकी अब क्रिया करा दी, इसकी अब क्रिया करा दी NaHCO3 के साथ, ये बाइकार्बोनेट है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बीच में आया हुआ है, इसको कहेंगे बाइकार्बोनेट। तो जब आप इसकी अब क्रिया आपस में कराओगे तो फिर से क्या होगा, ये जुड़ जाएगा इसके साथ। अब Cl थोड़ी है, अरे भाई HCl के साथ कराते तब NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता, लेकिन यहाँ जो है सल्फेट है, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे Na2SO4, क्या बन जाएगा Na2SO4, ठीक है। प्लस क्या बाहर हो जाएगा, सीधी सी बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। कैसे कैसे बनेगा, हमें लग रहा है कि सब कुछ इसमें बैलेंस भी है लगभग लगभग, नहीं बैलेंस है तो बैलेंस कर लीजिए, नहीं बैलेंस है तो बैलेंस करिए। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है ना, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा। जैसे हम इसको 2 करेंगे हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाएगा, जैसे 4 हो जाएगा यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, सल्फेट बैलेंस ही है, ये हमारा हो गया, कार्बन 2 हो गया, तो यहाँ भी कार्बन आप 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे केस में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया कि जब हम लोग, याद हो पाएगा नहीं याद हो पाएगा, कि जब हम लोग अम्लों की क्रिया कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि किसके साथ क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो आप लिखेंगे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। अगर मैंने अभी इससे पहले किसके साथ क्रिया कराई थी, धातु के साथ, धातु के साथ क्या बाहर हो रहा था, हाइड्रोजन गैस, याद हो पाएगा नहीं याद हो पाएगा। और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ क्या मुक्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। लवण बन रहा है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रहा है। तो इस बात को आप लोग बहुत गौर करके याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले से ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। अब है धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। अब धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या है, भाई मैंने कार्बोनेट का मतलब बताया कि धातु की क्रिया अगर आप CO3 के साथ, हमें लग रहा है कि यहां से आप लोगों का बचा हुआ है, ये आप लोग नहीं पढ़े, धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है। स्लो ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा और लग जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। नोट डाउन आप लोग करते रहिएगा साथ साथ में और समझते रहिएगा। तो मैंने कहा कि धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। अब धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, सवाल आता है कि धातु के ऑक्साइड होते क्या हैं। तो धातु के ऑक्साइड की अगर बात किया जाए तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा सोडियम धातु, मैंने कहा कैल्शियम धातु, बोलो भाई। तो ये जो सोडियम है अगर इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो इसको बोलेंगे Na2O, क्या बोलेंगे Na2O। ऑक्सीजन के साथ अगर सोडियम को जोड़ा जाए तो उसको ऑक्साइड बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ऑक्साइड। अगर कैल्शियम के साथ आपने ऑक्साइड को जोड़ दिया ऑक्सीजन को तो CaO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CaO। तो हमारा कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑक्साइड का मतलब समझ में आया कि किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन का योग ही हमारा ऑक्साइड बनाता है ना। अब सवाल यह है कि अगर हम लोग अम्लों की क्रिया ऑक्साइड के साथ करा दें तो क्या होगा। जैसे HCl की क्रिया अगर मान लीजिए मैंने धात्विक ऑक्साइड CaO के साथ करा दिया, है ना, या मेरा मन कहा कि H2SO4 की क्रिया मैं करा देता हूं सोडियम ऑक्साइड के साथ, Na2 धात्विक ऑक्साइड है, माने धातु से बने हुए ऑक्साइड, धातु से बने हुए ऑक्साइड, तो इनको धात्विक ऑक्साइड कहा जाएगा। तो आपस में अब क्रिया करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, अब क्रिया करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं, ये लवण और जल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे, याद रखिएगा। साल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको देखो। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि HCl प्लस CaO, जिसको हम लोग CaO को कहते हैं अनबुझा चूना, क्या कहते हैं, अनबुझा चूना, जो पेंटिंग वेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, एक पाउडर फॉर्म में आता है, उसको अनबुझा, सुरती वाला नहीं, सुरती वाला दूसरा है, सुरती वाला बुझा हुआ चूना है, क्या है, बुझा हुआ चूना। खाते होंगे बगल में ले जाके, कुछ लोग रखे रहते हैं इसे पॉकेट में, नहीं पाते हैं तो जब
लंच वंच होता है, मैंने बहुत सरकारी विद्यालयों में देखा है कि वो क्या करते हैं, इसे वास्तव में पॉकेट में इसे रखे रहते हैं, एक बहुत छोटी सी चुनौती बना, चुनौती नहीं रहती, कागज रहती है, उसमें इसे रखे रहेंगे, जब लंच वंच होगा या कहीं गए वॉशरूम वॉशरूम निकाले, हल्का सा लगाए, उसके बाद चले आए क्लास में। यहाँ भी मैंने बहुत प्राइवेट विद्यालयों में देखा है ऐसे खाते हुए बच्चों को। यहाँ तक कि मैं जब बच्चों को कह रहा हूँ, और क्या टीचर की बात कर रहा हूँ, टीचर तो अब दूर की बात है, बच्चे गुरु तो गुरुए रहेगा, चेला हो गया शक्कर, वो वाली कहानी है, ठीक है। तो चेला और आगे चले गए, गुरु तो गुरुए रह जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि जो कंपटीशन की पेपर देने जाते हैं, वो मेरे ही पास, मैं एक दिन पेपर देने गया तो मैंने ये देखा कि मेरे बगल एक लड़का बैठा था, तो उसने, अब बताइए, इतनी चेकिंग के बाद वो निकाल के लेके चला आया सुरती। उसको इतनी ज्यादा मतलब उसकी फिक्र थी, पेपर की फिक्र नहीं थी, सुरती की फिक्र ज्यादा थी। तो लेकर आया, निकाला, तो मैंने कहा ये क्या है, तो कहा ये वो तम्बाकू है। तो मैंने कहा पकड़े नहीं गए, क्यों लेकर आए हैं, नहीं खाते तो नहीं चलता। कह रहा है कि अगर मैं ये ना खाता तो मेरा दिमाग वहीं पे हैंग हो जाता, दिमाग मेरा नहीं चलता। मैंने कहा ये लत देखिए, कि मतलब वो जब तक तम्बाकू नहीं खाएंगे तब तक उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो तम्बाकू निकाले, फिर बगल में लगाए, फिर सवाल शुरू हो गया सॉल्व होना, पता नहीं पास हुए कि फेल हुए, भगवान जाने, है ना। तो आ जाइए यहाँ पे देखते हैं, तो यही है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है वो टंट करने वाला चूना, जो एक आता है पाउडर फॉर्म में, और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तम्बाकू वाला है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। तो HCl जैसे ही कार्बोनेट के साथ इसके साथ अक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, CaCl2, क्या बनाएगा, CaCl2, और HCl हमारा H2O हमारा बाहर हो जाएगा। यहाँ आप 2 कर देंगे, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग साफ साफ ये कह सकते हैं कि जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा लवण और जल बाहर होता। लवण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ना तो हाइड्रोजन ना तो हाइड्रोक्साइड है, ना तो हाइड्रोजन है ना ही हाइड्रोक्साइड है। अभी मैं क्षार के बारे में भी पूरी बातें पढ़ूंगा, अभी अम्ल चल रहा है, इसके बाद क्षार चलेगा, इसके बाद लवण चलेगा, है ना। ये सारी बातें, आज 4-5 घंटे की क्लास है, ये आराम से बैठिए सब्र बना के। फिर देखिए, ये सोडियम इसके साथ जुड़ेगा तो बनाएगा Na2SO4, Na2SO4, और ये वाटर, आप इसमें तो बैलेंस भी नहीं करना है, ये तो ऑटोमेटिक बैलेंस है ऑलरेडी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड, अच्छा आपसे पूछा जा सकता है कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे स्टार लगा लेना, जो सवाल मैं बोलने जा रहा हूं, जो सवाल मैं बोलने जा रहा हूं उस पे स्टार लगा लेना। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में ऐसे कौन से ऑक्साइड हैं जो क्षारीय हैं, कौन ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं, ऑक्साइड क्षारीय हैं। तो पहला ऑप्शन मैंने दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने दे दिया सल्फर डाइऑक्साइड, बी दे दिया सल्फर डाइऑक्साइड, सी दे दिया अमोनिया, सी दे दिया अमोनिया, सी दे दिया अमोनिया, और चौथा दे दिया हमने सोडियम का ऑक्साइड Na2O, हमने क्या दे दिया, Na2O। तो ऐसे में आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 4 ऑप्शन मैंने बना के दिया है, इस 4 ऑप्शन में जो भी धातु का ऑक्साइड होगा, जो भी धातु से बना हुआ ऑक्साइड होगा, वो क्षारीय प्रकृति का होगा। वो कैसे होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाता है, चौथा ऑप्शन। और ये सवाल बाकायदा बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसको हल्के में मत लीजिए। क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड, अगर आपसे पूछे अम्लीय ऑक्साइड तब क्या बोलोगे, कहोगे आधातु से, ये सब अम्लीय ऑक्साइड हैं, ये तीनों क्या हैं, अम्लीय ऑक्साइड है, इसको भी ध्यान रखना, एसिडिक नेचर के ऑक्साइड है, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको कि एक हो गया अम्लीय ऑक्साइड, एक हो गया क्षारीय ऑक्साइड। जो अम्ल से बनेंगे वो क्षारीय होंगे, जो क्षार से बनेंगे वो अम्लीय होंगे। यानी जो धातु से बनेंगे वो क्या होंगे, क्षारीय होंगे, और जो अधातु से बनेंगे वो अम्लीय होंगे। तो इस बात को आपको समझ के रखिएगा। और जैसे हम लोग इसकी अपक्रिया कराएंगे अम्ल के साथ, जो है धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे, तो हमारा लवण और जल बाहर होगा, ठीक है। परीक्षण दिया है, लेकिन परीक्षण क्या करेंगे करके, यहाँ कहा जा रहा है काले रंग के कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का मतलब CuO, क्या हो गया, CuO। काले रंग के कॉपर ऑक्साइड को जब तनु एसिड में डालेंगे, जैसे HCl में आप मिलाने पर विलयन का रंग नीला, हरा
बनने के कारण होता है। क्या बनने के कारण होता है? CuCl2 लवण बनने के कारण होता है। क्या बनने के कारण होता है? ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि जब भी हम लोग कॉपर के ऑक्साइड को अम्ल में मिलाते हैं तो उसका रंग काला हो जाता है। तो आप ऑप्शन विकल्प नीचे ये आप लिखेंगे कि Cu प्लस HCl ये आपस में जुड़ गए और CuCl2 बना दिए, है ना, और हमारा जल बाहर कर दिए। यही ये लवण बनने के कारण इसका जो रंग हो जाता है वो नीला हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला हरा हो जाता है। ठीक है, नीला हरा होने का कारण यही है। आप पूरा विकल्प में नीचे लिखेंगे। तो एक बात मैंने बताई कि जब धात्विक ऑक्साइड के साथ हम अम्लों की अपक्रिया करवाएंगे तो हमारा लवण और जल बाहर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस में नहीं बाहर हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें नहीं बाहर हो रहा है। किसमें बाहर हो रहा था? जब हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करा रहे थे तब CO2 बाहर हो रहा था। और जब हम लोगों ने उसके साथ अपक्रिया करवाया था धातु के साथ तो हाइड्रोजन गैस बाहर हुआ था। याद है ना? ये बात आप ध्यान रखिएगा और अपना नोट डाउन करते रहिएगा। साथ साथ में हम टाइम आपको पूरा दे रहे हैं कि आप लोग पढ़िए। ठीक है, अब आता है बेस के बारे। अभी तक पूरा एसिड के बारे में था। क्या क्या पढ़ाया मैंने? एसिड का सामान्य गुणधर्म पढ़ाया, एसिड के प्रकार पढ़ाए, बोलिए, एसिड के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ाया। अब मैं एसिड के छोड़कर अब मैं बेस पे आ रहा हूं कि क्षार क्या होता है। एसिड को समझने में किसी को कोई परेशानी? बोलो। अब बात करते हैं क्षार के बारे में कि क्षार क्या होता है, क्षार किससे उत्पन्न हुआ है और क्षार को कैसे पहचानेंगे। इसको आप बोल सकते हैं कि सामान्य गुणधर्म। इसका सामान्य गुणधर्म हो जाएगा क्षार के बारे में, सामान्य गुण। अब देखिए क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सब पूछने वाली बातें नहीं है लेकिन ये सब बातें आपको याद रखनी जरूरी है। दूसरी बात कि जो क्षार होते हैं अगर आप इन्हें उंगलियों से छुएंगे तो साबुन के जैसी चिकनाहट महसूस होगी। कैसे? साबुन के जैसा ये मुलायम होंगे या चिकनाहट इसमें महसूस होगी, चिकने होंगे साबुन के जैसा। तीसरी बात, जैसे मैंने क्या कहा था कि आपको अम्ल के लिए क्या याद करना? अनीला। नीला, आ माने अम्ल और नी मीन्स हो गया नीला, माने अम्ल जो लिटमस पेपर को नीले से लाल कर दे। क्या कर दे? लाल कर दे। लेकिन इसमें छालनी, क्या याद करना है? छालनी। छालनी का मतलब छे से क्या हो गया? छा से क्या हो गया? क्षार, है ना। ला से लाल को और नी से नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो याद रहेगा, भूल जाएंगे, नीला कर देता है। तो यही ट्रिक आपको याद रखनी है। छा लानी मतलब छा से क्षार लाल को नीला कर देता है। लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल से नीला कर देता है। इस बात को याद रखिएगा। एक ट्रिक मैंने बताया अम्ल के लिए और एक ट्रिक मैं बता दिया क्षार के लिए। दोनों ट्रिक आपको याद रखनी है। 100% यकीन मानिए कि इससे रिलेटेड विकल्प में कुछ ना कुछ बनेगा जरूर कि कौन किसको नीला करता है, कौन किसको क्या करता है। ठीक है, कंफ्यूज होंगे वहां पे। तो मेरी इस बात को, इस क्लास को ध्यान रखिएगा कि छा लानी, है ना, बोलो। तो इसका मतलब छा माने क्षार, ला मीन से लाल को, ना मीन से नीला कर देता है। ठीक है, आ नीला, आ माने अम्ल, नीले को लाल कर देता है। ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, क्षारक प्रकृति के होते हैं, जैसे आपका हो गया NaOH, एग्जाम्पल हो गया NaOH। और जो कोशिकाएं होती है ना, मतलब जो क्षार होते हैं ये भी अम्ल की ही तरह काम करते हैं। अम्ल के जो ज्यादा प्रबल होंगे, माने बहुत ज्यादा नहीं, जो ज्यादा प्रबल होंगे, अगर आप डायरेक्ट उनको लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये भी क्या करेंगे? त्वचा को और कोशिकाओं को नष्ट और जोखिम बना देंगे। ठीक है, तो ये भी संक्षारक की तरह कार्य करते हैं। हम कह सकते हैं संक्षारक होते हैं। फिर विद्युत का चालकता, इनमें जो इनका जो जलीय विलयन होता है उसमें OH आयन ये देते हैं। क्या देते हैं? OH आयन के कारण ये भी विद्युत के चालक होते हैं। तो अम्ल के बारे में अगर यही कंपेयर किया जाए तो क्या बोलोगे? अम्ल के बारे में आप बोलोगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सही है, और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। आपने देखा था कि इसको छूने पर ये साबुन के जैसे चिकने होते हैं। अम्ल में मैंने क्या बताया था? ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं।
ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अंतर अगर पूछा गया तो ये आप कर सकते हैं। फिर क्षार के बारे में उसमें भी मैंने बताया था, क्या बताया था कि क्षार भी संक्षारक की तरह कार्य करते हैं, अगर आपके त्वचा पे पड़ेंगे तो त्वचा को नष्ट कर देंगे। फिर मैंने क्या बताया था अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में कि ये भी कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं, सही है। तो अच्छा, ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आर्हेनियस ने इनके बारे में भी बताया है। आर्हेनियस ने इनके बारे में भी क्या बताया कि अम्ल वह होते हैं, क्षारक वह रासायनिक यौगिक हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वह रासायनिक यौगिक होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। दोनों बातें आप लिख सकते हो अम्ल के बारे में। क्षार के बारे में, क्षारक वह रासायनिक यौगिक होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, LiOH, ठीक है। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो Na+ और OH- में ये ब्रेक हो जाएगा, OH- में ब्रेक हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है? क्षार है। ये क्या है? क्षार है, क्योंकि ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। OH- को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं, देखिए हर एक पीपीटी में आपको एक हेडिंग मिलेगा, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मिलेंगी जो आपके सिलेबस के लिए नहीं लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैंने कहा क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। कोई आपसे लिखा जाए कि कहीं लिखा है क्षारक, देखो मैंने यहाँ क्षारक शब्द का इस्तेमाल किया था, है ना, और कहीं लिखा गया है क्षार, तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए क्षार जो होते हैं और क्षारक जो होते हैं उनमें क्या अंतर है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार कहते हैं, ठीक है। अगर आप बोर्ड के तथ्य से देखें, और ये लाइन बोर्ड में लिखी भी गई है, ये लाइन आपके बोर्ड के तथ्य से इंपॉर्टेंट भी है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्यों? क्योंकि क्षारक से ही क्षार बनता है, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जैसे NaOH, जैसे KOH, NaOH जैसे KOH, ये सब क्या है? ये सब क्षार हैं, ये सब क्या है? क्षार हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे देखेंगे LiOH का होल 3, है ना, ये क्षारक की तरह काम करेगा, ठीक है। ये कैसे काम करेगा? क्षारक। अच्छा, क्षार, क्षार के लिए इसी के आधार पर पीरियाडिक टेबल में एक श्रेणी भी बनाई गई है। जब आप 18 ग्रुप देखेंगे तो उसमें एक आता है फर्स्ट ये, एक आता है सेकंड ये, आगे करके उसमें आता है लिथियम पोटेशियम, है ना, लिथियम पोटेशियम हो गया, ऐसे करके लिथियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम बेरियम, ये मिटेगा नहीं क्या? लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सॉरी बेरियम, रेडियम, ऐसे करके यहाँ आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, है ना। ये सब क्या होते हैं? इसमें एक को बोला जाता है क्षारीय धातु, एक को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। ये जो होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु होते हैं, और ये जो होते हैं वो क्षारीय धातु होते हैं। इसमें आपको 3 याद रखना है, लिथियम सोडियम और सॉरी लिथियम मैग्नीशियम और पोटेशियम, सॉरी लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये आपको याद रखना है, ये क्षारीय धातु होते हैं। अगर आपसे पूछा है कि क्षारीय धातु कौन से होते हैं तो आप बताओगे कि लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम और सॉरी सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए क्षारीय मृदा धातु कौन से हैं तो आप बताओगे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये 3 ऐसे हैं जो क्षारीय मृदा धातु हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्षार और क्षारक के बीच में क्या अंतर है। आगे देखते हैं। आपको मैंने परबल अम्ल के बारे में पढ़ाया था, और ऐसे में आपको पढ़ा रहा हूं दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और परबल क्षार के बारे में। जैसे परबल अम्ल में मैंने क्या बताया था, जो हाइड्रोजन आयन आसानी से दे सकते हैं, है ना, अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं या पूर्ण रूप से 100% डिसोसिएट हो जाते हैं।
तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे जो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। लेकिन अम्ल किसे कहा जाएगा, जो अम्ल किसे कहेंगे, जो क्या करेगा, एक सेकंड रुक जाइए। ये कहाँ चला गया, चलिए उसको मैं वैसे ही बता देता हूं। एक हमारा था परबल क्षार और एक हमारा था दुर्बल क्षार। ठीक है, दुर्बल क्षार। परबल क्षार क्या होंगे, जो अपने जलीय विलयन में आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन दे सकते हैं, या अपने जलीय विलयन में 100% क्या हो जाएं, वियोजित हो जाएं, और क्या दें, हाइड्रोक्साइड आयन दें, OH आयन दें। उनको हम लोग कहेंगे परबल क्षार। क्या कहेंगे, परबल क्षार। ठीक है, वह क्षार जो अपने जलीय विलयन में 100 यानी पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, 100% वियोजित हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें परबल क्षार कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब परबल क्षार होते हैं। क्या होते हैं, परबल क्षार होते हैं। बात किया जाए दुर्बल क्षार की, तो दुर्बल क्षार क्या होता है, ये अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते, देते हैं लेकिन इतने आसानी से नहीं देते हैं, इतने आसानी से नहीं देते हैं। तो जैसे आपका हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे मान लीजिए अल्कोहल ही है, अल्कोहल में ये OH आसानी से नहीं टूटेगा, ये OH आसानी से नहीं टूटेगा, तो इसको हम लोग दुर्बल अम्ल में दुर्बल क्षार में रखेंगे। किसमें रखेंगे, दुर्बल क्षार में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये आसानी से, जो आसानी से OH आयन दे सकते हैं उनको हम परबल क्षार कहेंगे, जो आसानी से नहीं दे सकते उनको हम लोग दुर्बल क्षार कहेंगे। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि क्षार, जैसे हम लोग अम्ल के रासायनिक गुणधर्म देखे थे, वैसे हम लोग क्षार के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, है ना। हो सकता है ये आप लोगों ने ना पढ़ा हो, अब यहां से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या कराना है, हमें कराना है आधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। अम्ल की क्रिया किसके साथ हुई थी, धात्विक ऑक्साइड के साथ, याद हो तो धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया हुई थी, लवण और जल बना था। यहां हम लोग करेंगे आधात्विक ऑक्साइड। आधात्विक ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बोलो इन्हीं को तो मैंने बताया था जो आधातु से मिलकर बने हो। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि जो आधातु होते हैं वो क्षार के साथ क्रिया करके, वो क्षार के साथ क्रिया करके, है ना, ये जो आधात्विक ऑक्साइड होते हैं, आधात्विक ऑक्साइड होते हैं, वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जैसे, अच्छा मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि जो, ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया था, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, याद है। और इसमें क्या याद रखना है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आपको क्या बताना है, आधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अतः क्षारक इनसे क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जैसे मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने क्या कहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लिख सकते हो इस बात को कि आधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी क्रिया मैंने करा दिया किसके साथ, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दिया, या आपका मन कहता है तो सल्फर डाइऑक्साइड आधातु के साथ जो बने, तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बनाएगा, Na2CO3, क्या बनाएगा, Na2CO3, और यहां हमारा बन जाएगा वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर, और ये रिएक्शन बाकायदा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि कोई भी क्षार
अधात्विक ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करके लवण तथा जल बना रहा है, लवण तथा जल बना रहा है। सही है कि नहीं सही है? बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलिए। आगे देखिए, अगर मैं इसी क्षार की अपक्रिया धातु के साथ करा दूं, उसमें भी आपने देखा था अम्ल की अपक्रिया धातु के साथ कराने पर कौन सी गैस बाहर हो रही थी? कौन सी? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें भी देखना है कि क्या होगा, इसमें भी आप देखेंगे, लेकिन ये बहुत, इस पे स्टार लगा लीजिए, इस रिएक्शन पे 3 स्टार है, क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड लिखा गया है ना, ये वाला कंपाउंड बाकायदा विकल्प में पूछा गया और वैसे भी पूछा गया है, ये बाकायदा पूछा गया है। आप उसमें देख रहे थे कि उसमें सोडियम लवण और जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा था, इसमें भी लवण बनेगा लेकिन कुछ अलग तरीके से दिख रहा होगा, है ना। तो क्षार जो होते हैं, क्षारक जो होते हैं, वो कुछ ही अपक्रियाओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिए, सभी के साथ नहीं। किसके साथ? जिंक के साथ और एल्युमिनियम के साथ। याद रखना, सबके साथ अपक्रिया नहीं करेंगे। तो आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है कि क्षार निम्नलिखित में से किस धातु के साथ अपक्रिया कर सकता है, तो आपको क्या बताना है कि जिंक और एल्युमिनियम के साथ में। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, जो ऑप्शन में अगर जिंक और एल्युमिनियम के साथ कोई और ऑप्शन है तो गलत माना जाएगा, ठीक है। सोडियम के साथ या किसी और के साथ ये अपक्रिया नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए, अगर आप अकेले यहां सोडियम डालोगे अपक्रिया नहीं होगी, जिंक और एल्युमिनियम के साथ ही अपक्रिया होगी। ये बात क्लियर है? बोलिए, ये बात क्लियर है? कि जैसे ही धातु जो है, सॉरी, क्षार जो है कुछ विशेष धातुओं के साथ अपक्रिया ही करता है, सबके साथ अपक्रिया नहीं कर सकता। जैसे मैंने क्या किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसकी क्रिया करा दी जिंक के साथ, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na2ZnO2, Na2ZnO2, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है जिसको? सोडियम जिंकेट बोला जाता है। ऐसे जब हम एल्युमिनियम के साथ बनाएंगे तो एल्युमिनियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? एल्युमिनियम का, ओ सॉरी, सोडियम एल्युमिनेट बनेगा, सोडियम एल्युमिनेट। ये जिंकेट है ना, जिंक की वजह से जिंकेट होगा, तो एल्युमिनियम की वजह से एल्युमिनेट होगा। अगर आपको ये रिएक्शन करना है तो कैसे करेंगे जरा मुझे बताइए तो। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम, ये आपस में अपक्रिया किस प्रकार करेंगे और क्या बनाएंगे, किस तरीके से ये कंपाउंड बनने वाला है, ये कंपाउंड किस तरीके से बनेगा, एक बार जल्दी से करके बताइए आप लोग। जल्दी करिए, 1 सेकंड है आपके पास, जल्दी करिए, करके बताइए, 1 सेकंड है। ये कैसे बनाएंगे? इसी तरीके से बनेगा, बस चार्ज उसका बराबर होना चाहिए। आपके बस की बात नहीं है, मैं समझ गया कि बना ले जाएंगे। Na3AlO3 और प्लस क्या बाहर होगा? हाइड्रोजन गैस। क्या बाहर होगा? हाइड्रोजन गैस बाहर होगा, ठीक है। क्या बाहर होगा? हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। तो ये क्यों बनाया जा रहा है, ऐसा कैसे बन रहा है, इस बात को भी समझिए। आप चाहो तो इसका एक छोटा रूप भी बना सकते हो। कैसे? अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो Na2, है ना, सॉरी Na2 नहीं, NaAlO2, ये भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज है, और इन दोनों को मिलाकर -4 का चार्ज है। तो चार्ज की संख्या बराबर है कि नहीं बराबर है? तो जहां पे माइनस और प्लस वाले की चार्ज की संख्या बराबर होती है, इसको कंपाउंड सही माना जाता है। तो 2 तरीके से कंपाउंड आपका बन सकता है, और इसका नाम होगा सोडियम एल्युमिनेट। सोडियम एल्युमिनेट ऑप्शन में जो रहेगा वो करिएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, 3 स्टार वाला है कि केवल जिंक और एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया करता है। सबसे मेन है सोडियम जिंकेट, ये पूछा गया बहुत बार, इसको स्टार लगा के आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है सूचक। सूचक क्या होता है? जो अम्ल और क्षार की पहचान कराता है। सूचक क्या होता है? जो अम्ल और क्षार की पहचान कराता है। तो सूचक भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक वही सूचक होते हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं।
किससे प्राप्त होते हैं बच्चों? पौधों से। पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा हो गया, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है यहाँ, एक लाइन को जरा पढ़िए। लिटमस पेपर किससे पाया जाता है ना? थैलोफाइटा के समूह। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं मिलेगा किताब में। थैलोफाइटा के समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। कहां से? लाइकेन। आपसे अगर पूछा जाए कि आज से पहले जानते थे कि नहीं जानते थे लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होता है, किस पौधे से बनता है, तो वो कौन सा है? लाइकेन। किससे? लाइकेन से। और दूसरा क्या है, इसका मूल रंग बैगनी होता है। आपसे अगर कोई पूछे कि किस कलर का होता है तो आप क्या कहोगे? मूल रंग। बाद में उसको चेंज कर दिया जाता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो निकल के आता है वो कौन सा कलर होता है? बैगनी कलर होता है। कौन सा? बैगनी कलर। तो इस बात को भी, तो आपसे अगर कोई पूछ ले लिटमस पेपर किस पौधे से प्राप्त होता है, तो कौन सा पौधा है? लाइकेन, है ना? कौन सा पौधा? लाइकेन। ठीक है। और इसी प्रकार हमारा हल्दी आता है। ये सब प्राकृतिक सूचक हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं। क्षारीय विलयन में भूरा लाल हो जाता है। जो क्षारीय विलयन जो होता है वो क्या कर जाता है? भूरे से लाल हो जाता है। जब आप हल्दी डालेंगे, क्या डालेंगे? हल्दी डालेंगे तो भूरे से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब हल्दी तो आपको पता है, दिख ही रहा है कहां से प्राप्त होता है, उसको आप देख सकते हैं कि हल्दी कहां से प्राप्त होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिला, लिटमस पेपर हमें लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। आगे देखिए, हमारा आता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का मतलब जो हम लोग बनाते हैं भाई, रसायनशाला में या प्रयोगशाला में हम लोग इसका निर्माण करते हैं। बोलो, रसायन में या प्रयोगशाला में हम लोग इसको निर्माण करते हैं, हम बनाते हैं, तो हमारा आता है उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम सूचक। क्या बोलते हैं उसको? कृत्रिम सूचक। जैसे नंबर 1 है फिनाफ्थलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, लेकिन आगे चल के पछताएंगे इसी चीज को लेकर कि सर पहले ध्यान दे दिए होते। पहला है फिनाफ्थलीन, दूसरा है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, ठीक है। फिनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। अब देखिए सबसे बड़ी सवाल कि जो अम्लीय मेथिल जो फिनाफ्थलीन होता है वो अम्ल को रंगहीन कर देता है। अम्ल को क्या कर देता है? रंगीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी मैं इसको और आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। और क्षार को क्या कर देता है? गुलाबी। क्षार को क्या कर देता है? गुलाबी। तो आपसे पूछा जा सकता है फिनाफ्थलीन निम्नलिखित में से क्षार को किस कलर में परिवर्तित कर देता है या अम्ल को किस कलर में परिवर्तित कर देता है ना? इसी प्रकार आप जब मेथिल ऑरेंज को देखेंगे तो अम्ल को लाल कर देता है। देखिए, अम्ल को क्या कर देता है? लाल। और क्षार को कर देता है पीला। वहीं लिटमस पेपर क्या करता था? उसका अलग ही कॉन्सेप्ट था, याद है कि नहीं याद है? तो सब अलग अलग, देखिए ये सब सूचक हैं भाई। आप किसी का भी इस्तेमाल करके एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। एसिड और बेस की पहचान आप लोग कर सकते हैं। जैसे फिनाफ्थलीन अम्ल को रंगहीन, क्षार को गुलाबी, और मेथिल ऑरेंज अम्ल को क्या कर देता है? लाल, और क्षार को कर देता है पीला। लिटमस पेपर क्या करता है? वो अभी मैंने बताया, लिटमस पेपर का ट्रिक मैंने बताया। अनीला और छा लानी, सही है। अम्ल को नीले से लाल और क्षार को लाल से नीला। तो ये सारी बातें मैंने लिखा दी, अभी एक पीडीएफ में इसको अलग से भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आता है हमारा घ्राणीय सूचक, है ना? घ्राणीय सूचक का मतलब, और एक है सार्वत्रिक सूचक। 4 प्रकार के सूचक आपको पढ़ने थे। 4 प्रकार के सूचक आपको पढ़ने थे, शायद हम लोग यहीं पे थे भी, जहां तक मुझे याद है। ये सब हो गया था, यही दोनों बचे हुए थे, या यहां तक हो गया होगा, तो यहां तक आप लोग पहुंच गए हैं। चलिए, क्या है घ्राणीय सूचक? क्या है जरा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे पदार्थ जिनकी गंध, ये स्मेल से पता चलेगी कि ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अम्लीय या क्षारीय, जैसे आप एसिड डालोगे दूसरी गंध आएगी, अम्ल डालोगे दूसरी गंध आएगी, है ना? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम पहचानेंगे कि वो हमारा सूचक जो है घ्राणीय सूचक है। कौन सा है? घ्राणीय सूचक। जैसे प्याज का रस कितना गंदा स्मेल करता है, प्याज खाई लो तो कितना गंदा स्मेल करता है, मुख कितना गंदा स्मेल करता है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, सूंघा होगा, है ना? वेनिला, लौंग का तेल, ये सब आप जब सूंघते हैं तो आपको पता चलता है कि इनका गंध कुछ अलग ही तरीके से आता है।
तो ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। प्याज का रस आप एसिड में डालोगे अलग तरीके से गंध आएगी, क्षार में डालोगे अलग तरीके से गंध आएगी, ठीक है। क्षारीय माध्यम में इनकी विशिष्ट गंध समाप्त हो जाती है, माने इनका जो खुद का गंध है, प्याज का जो गंध है वो क्षारीय माध्यम में समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। जबकि अम्लीय माध्यम में गंध बनी रहती है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोगी होता है, जिनको दिखाई नहीं देता है और उनको अम्ल और क्षार की पहचान करानी है, तो उसको स्वाद दिलवाएंगे, पता लगे और मामला गड़बड़ हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या, उनका नाक जो बहुत सेंसिटिव होता है, तो सूंघ कर बताएंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। जैसे मान लीजिए प्याज आपको पहचानना, प्याज का रस आपको पहचानना है, तो अगर आप प्याज के रस को एसिड में डालोगे तो उसका गंध वही को ही रहेगा, और जब क्षार में डालोगे तो उसका गंध खत्म हो जाएगा। तो जान जाना कि ये सामने वाला क्षार है और बगल वाला अम्ल है, ठीक है। इससे आप पहचान कर सकते हैं और लैब में आप करा सकते हैं। तो जरूरी नहीं जो दृष्टिबाधित लोग हों उनका पढ़ाई नहीं हो सकता, इस तरीके से उनकी भी पढ़ाई हो सकती है। तो समझ में आया। चलिए अगला है सार्वत्रिक सूचक। इसका मतलब क्या है? सार्वत्रिक सूचक का मतलब हो गया कि यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता, कई प्रकार के सूचकों का क्या है, ये मिश्रण। स्टार है इस पे स्टार है एक तरीके से। ये कई प्रकार के सूचकों का क्या है, एक मिश्रण है ना, जो किसी विलयन में आयन की सांद्रता के आधार पर अलग अलग रंग दिखाएगा। अलग अलग सूचक ही है ना, तो अलग अलग कलर दिखाएगा, प्रदर्शित करता है कि उसका उपयोग पीएच मापने हेतु किया जाता है। सार्वत्रिक सूचक का उपयोग हम लोग पीएच मापने के लिए, एसिड बेस की माप करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन ये कई प्रकार के सूचकों का क्या होता है, क्या होता है, मिश्रण होता है। जैसे कोलथाप, एक एग्जाम्पल हमारा होगा कोलथाप, ठीक है। ये हमारा एक सार्वत्रिक सूचक का उदाहरण है कोलथाप, ठीक है। तो एक हो गया सार्वत्रिक सूचक, माने कई सूचकों का मिश्रण, सीधी सी बात। अगर आपसे पूछा जाए सार्वत्रिक सूचक क्या, तो कहोगे कई सूचकों का ये क्या है, मिश्रण है। तो सूचक समझ में आया। एक था हमारा प्राकृतिक सूचक, ओ भैया, एक था हमारा प्राकृतिक सूचक, एक था हमारा कौन सा, कृत्रिम सूचक, जिसमें मैंने दो बताए, फिनाप्थिलिन, मेथिल ऑरेंज। एक हमारा घ्राणीय सूचक और एक हमारा सार्वत्रिक सूचक। चार प्रकार के सूचक हैं और इनको आपको याद भी रखना है। हालांकि सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। अब देखो यहाँ एकदम बाकायदा स्पष्ट ये आपको याद रखना। अगर वो नहीं भी याद रखता है ना, तो ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, BVIP है ये, BVIP। जरा निगाह घुमाइएगा, BVIP चीज बता रहे हैं आपको, ठीक है। लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर क्या होता है? यहां देखिए नीला दिया गया है, लेकिन इसका ओरिजिनल कलर जो होता है, अच्छा नीले लिटमस का तो नीले होगा, लेकिन जो लिटमस होता है उसका बैगनी बताए थे, लाइकेन से प्राप्त होता है। याद है कि नहीं याद है? अभी 1 मिनट पहले बताए हैं। तो लिटमस का कलर, मूल कलर नीला होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको अम्ल में डालेंगे क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और लाल के बाद जब ये क्षारीय माध्यम में आएगा तो इसका कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, नीले का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आप लाल लिटमस पेपर अम्ल में डालेंगे तो ये तो इसका मूल रंग लाल रहेगा, लेकिन जैसे आप इसको अम्ल में डालेंगे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे नीले कलर का हो जाएगा। किस कलर का? नीले कलर का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखिएगा। फिनाप्थिलीन जो है वो रंगहीन कलर का ऑलरेडी होता है, पहले से ही क्या होता है, रंगहीन कलर का होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको अम्ल में लेकर जाएंगे ये रंगहीन ही रहेगा, तो आप पहचान जाना ये अम्ल है, ठीक है। और जैसे ये क्षारीय माध्यम में जाएगा किस कलर का हो जाएगा, गुलाबी कलर का। ये चीज नहीं भी याद रखते हो तो कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस बताने के लिए है। आप इतना याद रख सकते हो, नीला लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, क्षारीय माध्यम में कोई कलर नहीं दिखाता। लाल लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में कोई कलर नहीं दिखाता, क्षारीय माध्यम में लाल हो जाता है। फिनाप्थिलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है, क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज नारंगी कलर का मूल कलर इसका होता है, और जैसे अम्लीय माध्यम में जाता है लाल या गुलाबी दोनों हो सकता है, गुलाबी टाइप का है ना, ऐसे लगेगा कि लाल या गुलाबी टाइप में है।
और जैसे ये क्षारीय माध्यम में आएगा पीला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पीला हो जाएगा। हल्दी से कैसे पहचानेंगे? हल्दी जो होगा वो अम्ल में पीला हो जाएगा और क्षार में लाल भूरा भूरा लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भूरा लाल हो जाएगा। तो समझ में आया? पल्ले पड़ा कुछ? याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? मैंने क्या बताया फिर से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट BVIP चीज लिखा है यहाँ, BVIP। इसमें ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो, सॉरी ये दो, इस पे मैं अलग से स्टार मार देता हूं। फिनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, इसको याद रखना है कि कौन गुलाबी कलर दिखाएगा, कौन पीला कलर दिखाएगा। ठीक है? तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया हो। अब हम लोग इसके आगे बढ़े। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्या हो गया? अब आते हैं हम लोग उदासीन, मोस्ट 5 स्टार खींच के मारो, 5 स्टार इस पे क्या मारो? खींच के मार दो। उदासीनीकरण आना ही आना, चाहे लिख के ले लो, लिख के ले लो कि उदासीनीकरण आएगा, 100% आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, हमको उदासीनीकरण पढ़ना है, पीएच पैमाना पढ़ना, पीएच का महत्व पढ़ना, और ये तीन के तीनों टॉपिक BVIP है। BVIP ये क्या है? BVIP। टॉपिक नंबर 4 है इस चैप्टर का, उदासीनीकरण। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना? क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया? यही पूछा जाएगा। 5 स्टार खींच के मारना इस पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VIP इंपॉर्टेंट जोन लिखा हुआ लिख लो। ठीक है? जो समझ सकते हो उसको समझ लो इसको। तो क्या होता है जरा समझिएगा कि जब अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, लवण तथा जल बनता है, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने क्या किया कि एसिड ले लिया HCl, NaOH ले लिया क्षार के रूप में, और बन गया NaCl प्लस वाटर। NaCl प्लस वाटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हमारा सीधी सी बात है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं कि ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, खत्म कर देते हैं दोनों, ना तुम्हारा प्रभाव ना मेरा प्रभाव, आज कट मर जाएंगे। वो जाते नहीं पटरी पे लेट जाते हैं, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, वही वाली कहानी है। ठीक है? तो लवण और जल बन जाता है ऐसे केस में। क्या बन जाता है? लवण और जल बन जाता है, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक्चुअली में ये वास्तव में अभिक्रिया H+ और OH- आयन के बीच में संयोग करके जल बनाने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या देता है? अम्ल क्या देता है? H+। बेस का काम OH- देना, तो यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। तो वास्तव में अभिक्रिया इसी वजह से होती है। आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो इनो पीते हो या कोई क्षारीय चीज पीते हो जिससे एसिडिटी खत्म हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आया? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर लवण तथा जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना? तो इसमें मैंने बताया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वास्तव में हाइड्रोजन और OH- आयन के संयोग से जल बनने की एक प्रक्रिया है। इसी की वजह से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती। तो इस बात को आपको एकदम याद करके रखना है, क्योंकि मैंने इसको BVIP कहा है तो ये आएगा जरूर, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और, चूंकि जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाओगे ना तो दोनों के प्रभाव खत्म हो जाएंगे, दोनों के प्रभाव खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारा क्या बन जाएगा? लवण और जल बन जाएगा। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया हो। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलिए अब देखो पीएच के बारे में कितना डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिए, जो चीजें आपको नहीं पता होंगी वो चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे, जो चीजें आपको नहीं पता होंगी वो चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जैसे यहाँ पीएच पैमाना क्या होता है एवं उसका गणितीय सूत्र क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि खोज किसने की? खोज किसने की? तो खोज करने वाले कब हुआ? 1900
1909 में। कब हुआ? 1909 में। पीएच का जो खोज हुआ कब हुआ? 1909 में हुआ है। और रासायनिक कौन थे? जिनका नाम था सोरेनसन। जिनका नाम क्या था? सोरेनसन। ठीक है, जिनका नाम था सोरेनसन। तो याद रखना पीएच की खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन है। कब? 1909 ईस्वी में। जहां पे पी शब्द का मतलब मैंने पहले भी बताया था, पावर। क्या बताया था? पावर, शक्ति। सही है, पावर का मतलब शक्ति। और एच का मतलब मैंने क्या बताया था? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, सांद्रता। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, यानी एच का पावर, हाइड्रोजन का पावर कि हाइड्रोजन कितने आसानी से कौन दे सकता है। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि जो पीएच होता है वो अम्लीय माध्यम में जो उसका मान होता है वो 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का 7 होता है और क्षारीय माध्यम का 7 से अधिक होता है। ये आपको पता होगा। तो पीएच को ही मापने के लिए हम लोगों ने एक पैमाना दिया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीएच पैमाना कहते हैं। वैज्ञानिक का नाम क्या है? सोरेनसन। ठीक है, और उसका अर्थ है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीएच। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी ऐसे लिखोगे और एच ऊपर लिखोगे। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं पूछूं अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता, कहोगे 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जो शुद्ध जल आपका होता है ना। शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हैं कि ये बहुत इस पे भी 3 स्टार खींच के मारिए। बीवीआईपी, बीवीआईपी है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है और जिसमें सबसे पहले जीव और जंतु, हमारे जीव और जंतु में पीएच का क्या महत्व है। इसमें कई पॉइंट ऐसे लिखे गए हैं जो आपके डायरेक्ट सवाल आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे विकल्प के तौर पे। जैसे सबसे पहली पॉइंट क्या लिखा गया है? शरीर का पीएच क्या होता है? हमारे शरीर का पीएच कितना होता है? 7 से लेके 7.8 के बीच में सही ढंग से कार्य करता है। कम ज्यादा तो हो ही सकता है, तो कहीं अगर किताब में कम ज्यादा लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना। लेकिन सही तरीके से काम कब करता है? जब वो 7 से लेके 7 आपको पता होगा जैसे ही घटेगा कि 7 से 6.9, 6.8, 6.7 आएगा, आपको उल्टे उल्टे डकार आने लगेंगे, खट्टे खट्टे डकार आने लगेंगे। आपकी पेट की एसिडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट में आपके होता है HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो आपके खाने को सड़ने से बचाता है पेट में। क्योंकि आपका खाना जैसे खाए तैसे नहीं पचेगा, उसको पचने में 2 घंटा 3 घंटे का टाइम लगता है ना। तो उसको बचाने के लिए हमारे यकृत के द्वारा HCl को स्राव किया जाता है। और जब आप लोग उल्टा सीधा खा लेते हैं चाट चाउमीन अर्गर बर्गर, तो उसमें उसका पाचन जल्दी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। फिर आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए इनो या क्षारीय पदार्थ का सेवन करना पड़ता है और उदासीनीकरण क्रिया हो जाती है ना, लवण और जल बन जाता है। तो एक पॉइंट तो आपने देखा कि आपसे पूछा जा सकता है हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता, तो आप कहोगे सर हम चूंकि स्वस्थ मान के बोलेंगे ना कि हम स्वस्थ हैं, तो 7 से लेके 7.8 के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए, वही पीएच की बात हो रही है ना, उसी पे वो कार्य करता है और कुछ नहीं है वो। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन क्या है? जब वर्षा के जल का मान 5.6 से भी क्या हो जाए? कम हो जाए। 5.6 से भी क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये क्यों होता है? जब जल के द्वारा जल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें आपस में मिल जाती हैं, तो इसके पीएच मान को, जल के पीएच मान को 7 से घटाकर 5.6 से भी कम कर देती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है, तो आंसर आएगा 5.6 से कम, है ना, या 5 जो ऑप्शन में रहेगा। अगर ऑप्शन में रहता है 5.6 से कम,
तो आप कहेंगे उसको टिक करेंगे, अगर 5.6 दिया है तो इसको टिक करेंगे, जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आपको टिक करना है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है जलीय जीवन में अम्लीय वर्षा से? मैंने पहले भी बताया था कि जब अम्लीय वर्षा होगी तो पानी नदियों में, झीलों में, हमारे खेतों में इकट्ठा होगी। जब खेतों में इकट्ठा होगी तो हमारे जो खेत हैं उसका जो पीएच है ना, वो पीएच कम हो जाएगा, और पीएच अगर कम हो जाएगा तो हमें क्षार के रूप में यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? यूरिया। यूरिया आपका क्षारीय माध्यम में होता है, तो जब आप क्षारीय चीज डालेंगे और एसिडिटी उसकी बढ़ गई है तो न्यूट्रल हो जाएगा आपकी मिट्टी। मिट्टी कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल होने की वजह जब हो जाएगी तो आपकी उर्वरकता जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो अम्लीय वर्षा जल एवं नदियों में बहता है तो नदियों के जल का पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पीएच घटेगा ना जब एसिड रेन हो गया, तो एसिडिक जब पानी है तो पानी का पीएच मान कम हो जाएगा, जिससे जलीय जीवन जो होते हैं उनको सांस लेने में, वहां रहने में, चूंकि उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से लेना पड़ता है? बाहर आके मछलियां थोड़ी ऑक्सीजन लेती हैं, वो तो पानी से ही निकालती है ना। तो ऐसे में उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आपके नदी में पानी, ऐसी पानी आ जाता है जो एसिडिक होता है, तो मछलियां ऊपर तैरने लगती हैं, मर जाती हैं, क्योंकि वो अंदर सांस नहीं ले सकती, और बाहर भी वो सांस नहीं ले सकती क्योंकि वो अंदर ही सांस ग्रहण करती हैं। तो इसी कारण अम्लीय वर्षा जलीय जीवों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक, और हमारे लिए, हमारे खेतों के लिए भी हानिकारक है। तो ये तीनों बातें समझ में आई? शरीर का पीएच मान, अम्लीय वर्षा, ये दो बातें मैंने आपको बताया। अगला देखिए, पाचन तंत्र में, हमारे पेट में क्या काम है इसका? पीएच का। पीएच का हमारे पेट में कौन सा रोल है उसको भी देखना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, पाचन में ये सीएल का कार्य देखिए, है ना। हमारा आमाशय, स्टमक, पेट भोजन के पाचन है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं, यह सीएल उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है। या आमाशय की हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में सहायता करता है, उसको संरक्षित करता है। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता दिया। और जब इसका पाचन नहीं होगा तो HCl की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाएगी, और जिससे हमारे क्या हो जाएगी? एसिडिटी, है ना, जिसको बोलते हैं एंटा एसिड का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। जैसी अपच की अवस्था आ जाएगी, जब हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ऐसे केस में हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्षार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्षारीय पदार्थ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अपच की स्थिति में आमाशय में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न हो जाते हैं। जब आपका पाचन नहीं हो पाता तो एसिडिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे पेट में जलन और दर्द होने लगता है। होने लगता है ना, पेट में क्या होने लगता है? जलन और दर्द होने लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसके उपाय जो है, उपचार के लिए हम लोग एंटी एसिड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल 2। क्या होता है? MgOH का होल 2 लिया जाता है, जो अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। जो फालतू एसिड आपके पेट में बन गए हैं, उस पेट की एसिडिटी को ये खत्म कर देता है। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र कौन सा है? तो आप बताओगे MgOH का होल 2। MgOH का होल 2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है। ठीक है, तो याद रखना कि हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इतनी बात समझ में आई? इसका इस्तेमाल किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे दंत क्षय में, दांत के क्षरण में भी पीएच का बहुत ज्यादा महत्व मैंने बताया था, है ना। एक दिन बताया था कि आपको जो ब्रश है वो 2 टाइम करना चाहिए, हो पाए तो 3 टाइम करना चाहिए, लेकिन एक बार कर लो बड़ी बात है, 3 टाइम को तो बहुत दूर की बात है ना। दंत क्षय का कारण क्या है? उसका रीजन क्या है? हमारे दांत खराब क्यों होते हैं, है ना, हमें जाना क्यों पड़ता है डॉक्टरों के पास? मुख के अंदर पीएच मान जो होता है 5.5 होता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि जो मुख का पीएच मान होता है 5.5 होता है। कितना? 5.5 होता है। जब इससे कम होगा, 5.5 से कम होगा, तो हमारे जो मुख के दांत हैं, जो दांत हैं, उनका क्या होने लगेगा? क्षय होने लगेगा, क्योंकि दांत बना होता है इनेमल से। किससे? इनेमल से, जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है ना। इनेमल सबसे कठोर भाग है। तो वो क्या होता है, उसका जो पीएच मान जब घटता है तो इनेमल हमारा क्षय होने लगता है ना। जिसके जो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। किससे? कैल्शियम फास्फेट से। इनेमल का फार्मूला होता है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है,
तो देखिए क्या होता है कि दंत क्षय जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत का क्षय होने लगता है। दांत के क्षय में सबसे पहले क्षय किसका होता है? इनेमल का। इसका इनेमल का। इनेमल क्या होता है? दांतों का ऊपरी आवरण, जो दांतों के ऊपर जो सफेदी है ना, जो ऊपर का लेयर है वो क्या है? वो इनेमल है। वो क्या है? इनेमल है। तो इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो शरीर का सबसे कठोर भाग, आपसे कभी कभी पूछा भी जा सकता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? हड्डी नहीं बताएंगे, कहेंगे इनेमल है। क्या है? इनेमल है। यह जल में घुलता नहीं परंतु अम्ल में संचारित होने लगता है। अम्ल तो हड्डी को भी गला देता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको अम्ल गला ना पाए, है ना। तो ये जल में आप पानी कितना भी पीजिए, है ना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एसिडिटी जब घटे, अच्छा ऐसा क्यों होता है? जब रात में आप लोग खाना खाते हैं तो आपके दांतों में भोजन तो लगा रहता है ना, भोजन बीच बीच में ऐसे फंसे रहते हैं और ब्रश आप करते नहीं। तो रात में जो जीवाणु होते हैं वो आपके दांतों के उस भोजन को धीरे धीरे खाने लगते हैं, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ने लगते हैं। और तोड़ने के दौरान आंख में, मुंह में बनता है HCl। HCl नहीं, अम्ल बनता है। क्या बनता है? अम्ल बनता है। जो आपके तमाम प्रकार के अम्ल बनते हैं जो आपके मुख का पीएच मान घटा देते हैं, 5.5 से भी कम कर देते हैं। तो जब रोज यही कहानी होगा तो आपका इनेमल क्षय होगा कि नहीं होगा? जरूर आपका इनेमल क्षय होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सुबह करो या ना करो, शाम को ब्रश बहुत जरूरी है। ठीक है, कि शाम को जितने भी बैक्टीरिया हैं या जितने भी भोजन के कण हैं वो बाहर हो जाएं। वो क्या हो जाए? बाहर हो जाए। और टूथपेस्ट के रूप में आप क्षारीय टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। रोकथाम कैसे करेंगे? देखो लिखा है स्पष्ट, रोकथाम कैसे करना है, इसको बचाना कैसे अपने दांत को। भोजन के पश्चात मुख में उपस्थित शर्करा को जीवाणु अम्ल में बदल देते हैं। इसमें जो मैंने अभी बता दी वही बात लिखा है कि जीवाणु क्या बदल देते हैं? अम्ल में। क्षारीय टूथपेस्ट का प्रयोग, जैसे एक मैडम आती है प्रचार करने कि आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं प्रचार करने आती। वो सही है, नमक है तो मतलब वो क्षारीय है। कैसा है? वो नमक का मतलब वो कहना चाह रही है क्षारीय है कि नहीं है ना। तो अगर वो क्षारीय है तो आपके मुख का जो एसिडिटी है वो खत्म कर देगा और आपका दांत बचा रह जाएगा, है ना। तो दुकान पे जाइएगा तो पूछ लीजिएगा जो टूथपेस्ट आप दे रहे हैं इनमें नमक है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर नमक है तो समझ जाना कि वो क्या है, हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, समझ में आया? तो इनेमल हमारा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और इसके लिए हमें दोनों टाइम ब्रश करना है। तो आज से दोनों टाइम ब्रश करिएगा आप लोग। मृदा में क्या प्रभाव है? पीएच का मृदा में भी कोई प्रभाव है? मैंने बताया ना, अम्लीय वर्षा होने पर हमारा जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाता है, इसके लिए हमें यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पौधों की अच्छी उपज वृद्धि के लिए मिट्टी एक विशिष्ट पीएच पर कार्य करती है ना, या उसका विशिष्ट पीएच होना आवश्यक है। पीएच कम नहीं होना चाहिए। अत्यधिक अम्लीय क्षारीय पर जो हमारे फसल होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? नष्ट होने लगते हैं, है ना। उपचार क्या है? यदि मिट्टी जो है उसकी अम्लीयता बढ़ जाए तो किसान बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करता है जब एसिडिटी बढ़ जाती है ना। या बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? अरे तंबाकू वाला चूना है, अरे बिना तंबाकू वाला चूना है। या चाक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? चाक मिलाते हैं। यदि मिट्टी अत्यधिक क्षारीय है तो उसमें जैविक पदार्थ या कंपोस्ट जो आप गोबर से बनाते हैं, है ना, वो जो आप गड्ढा करके वो वाले आप खाद का इस्तेमाल करेंगे इसको करने के लिए। ठीक है, प्लस अगर एसिडिटी बढ़ गई तो उसके लिए हम लोग NH2CO NH2 का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और नाइट्रोजन होता है क्षारीय। नाइट्रोजन क्या होता है? क्षारीय होता है। समझ में आया? तो इस बात को समझ लीजिए कि ये भी पूछा जा सकता है कि अत्यधिक अम्लीय होने पर किसान क्या मिला सकते हैं मिट्टी में। तो क्या बताओगे? बुझा हुआ चूना या अनबुझा हुआ चूना या चौक। इसमें अत्यधिक होने पर, क्षारीय होने पर हम उसमें
जो मिट्टी या गोबर के द्वारा बनाया गया पदार्थ है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग बनाते हैं। एक और हमारा लास्ट है पौधों और पशुओं द्वारा आत्मरक्षा, और इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना, कि हमारे पौधे और पशु जिनके हाथ पैर नहीं है, आपकी तरह लाठी नहीं चला सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, है ना, बंदूक तान के तो नहीं मार सकते ना, कि चींटी आएगी बंदूक से मारने, नहीं मार सकती, मधुमक्खी नहीं मार सकती, तो उनके डंक में भगवान ने दे दिया है मेथेनोइक एसिड। क्या दे दिया है? मेथेनोइक अम्ल। और ये मेथेनोइक अम्ल से आप पे हमला करेंगे। किससे हमला करेंगे? मेथेनोइक अम्ल से। तो जो चींटी होता है वो डंक मारते समय त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ देता है? फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। फार्मूला होगा COOH। फार्मूला क्या होगा? COOH, जिससे जलन व दर्द होता है, जिससे जलन व दर्द होता है, इस बात को भी समझ लीजिए, है ना। इसके बाद देखिए उपचार क्या है? डंक मारने वाले स्थान पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। NaHCO3 का नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अरे बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसका आप कहते हैं, जो गुलगुला गुलगुला फुलाने में काम आता है, उसी का इस्तेमाल हम लोग उसके जहां पे डंक मारा गया है, लोहा नहीं छुआना है, उसमें मीठा सोडा लगाना है ना। गांव में क्या करते हैं, लोहा हो गया या लहसुन हो गया, प्याज हो गया, उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। बताइए, तो ऐसे केस में आपको किसका इस्तेमाल करना? सोडे का इस्तेमाल करना। पढ़ा लिखा लोग हो तो NaHCO3, क्योंकि ये थोड़ा सा क्षारीय माध्यम में होता है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रल बना देगा, क्योंकि आपके शरीर में एसिड डाला गया है। तो आपसे कुछ और मत करिएगा, सोडा ढूंढिएगा, ठीक है, सोडे का इस्तेमाल करिएगा। चलिए, नेटल एक पौधा है जो आपको मैंने दिखाया था, इसमें कांटेदार पत्ते छूने पर वो भी मेथेनोइक एसिड का स्राव करता है। जब उसका पत्ता आपके शरीर में चुभेगा तो आपके शरीर पे क्या होगा? जो खुजलाहट होने लगेगी। क्या होने लगेगी? खुजलाहट होने लगेगी। प्रकृति में इसके पास ही डाक पौधा उगाती है, जिससे पत्ती क्षारीय होता है। प्रकृति इसके लिए बचाव किया गया है कि जहां पे नेटल का प्लांट होगा उसी के जस्ट बगल में डाक का पौधा होगा। किसका पौधा होगा? डाक का। सर्च कर लीजिएगा डाक और नेटल का पौधा कहाँ कहाँ मिल रहा है, उसी के जस्ट बगल यहाँ होगा। जब भी आपको कोई ऐसा पौधा मिले कि जो आपके शरीर पे टच हुआ और आपको खुजलाहट होने लगी, उसी के जस्ट बगल में कुछ और ढूंढ लेना। कोई दूसरा पौधा अगर है जिसको आप नहीं जानते, उसका मालिश कर लेना। कहीं ना कहीं प्रकृति उसको उसी लिए बनाया है कि आपके आत्मरक्षा के लिए उसका काम हो जाए। मतलब ऐसा है कि जहां कांड हो रहा है वहां पे सुरक्षा भी दिया गया है। वहां पे क्या दिया गया है? सुरक्षा भी दिया गया है कि आप उसी का इस्तेमाल कर लीजिए अगर आप इस दुर्घटना में फंसते हैं तो, ठीक है। अब आता है लवण, और ये चलेगा अगले दिन। आज की क्लास यहीं तक रहेगी क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई, बहुत लंबा क्लास लेने में दिक्कत है। अब ये साल्ट हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की, इस चैप्टर की ये लास्ट टॉपिक है, और इसका डिस्कशन होगा अगले संडे या अगले दिन। अगले दिन अगर हो जाएगा तो लाइव मिल जाएगा, ऑफलाइन तो संडे को ही चल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट संडे तो हमारा लवण और उनके रासायनिक, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लवण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? साधारण लवण NaCl क्या होता है, NaCl हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका उपयोग कहाँ करेंगे। चार और हैं आपके। कास्टिक सोडा यानी NaOH हम कैसे बनाएंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे। फिर हमारा हो गया क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार पूछा जाता है ना। विरंजक चूर्ण CaOCl2 क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या क्या चीजें हैं। आगे चल के हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण, इसका जो है रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, है ना। फिर बेकिंग सोडा, अभी मैंने बताया आपको, बेकिंग सोडा NaHCO3, इसके बारे में हम लोग निर्माण कैसे करते हैं, फिर इसका उपयोग कैसा होगा, है ना। फिर धावन सोडा यानी Na2CO3, इसको पढ़ना है। और लास्ट में हमें POP पढ़ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ठीक है, ये हमें पढ़ना है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन चारों पांचों में से ऐसा 2 क्वेश्चन ऐसा जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो POP है। तो ये हम अगले क्लास के लिए रख रहे हैं क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, बहुत ज्यादा क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। क्लास कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।